नमस्कार, एबीपी न्यूज पर शाम 6 बजे बड़ी बहस के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। बिहार में राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। आज राज्यपाल से नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी ने मुलाकात की। जीतन राम मांझी ने तो बाकायदा दो बार मुलाकात की है। दरअसल नीतीश ने 130 विधायकों के समर्थन का दावा किया, तो मांझी ने भी कहा वो बहुमत साबित करने के लिए तैयार हैं। तो अब सवाल यह है कि अगर जेडीयू के विधायक नीतीश के साथ हैं, तो फिर मांझी क्या बीजेपी के भरोसे लड़ाई लड़ रहे हैं? विधानमंडल दल ने नया नेता चुन लिया। पूर्ण बहुमत जनता दल यू के दावे के साथ है, इसलिए उसको सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए। सबसे पहले है कि वो नेता तो चुने गए, वो गलत नेता चुने गए हैं, असंवैधानिक है। जब असंवैधानिक नेता चुन करके अगर उनको क्लेम किया जाता है तो इस पर आपका अपना विवेक से काम लेना है। बिहार की राजनीति अब इन दो चेहरों के बीच टिकी है और फैसला राज्यपाल के हाथ में है। नीतीश को सरकार बनाने का न्योता दें या मांझी को सदन में बहुमत साबित करने का। 130 विधायकों की परेड का दावा करके नीतीश राजभवन पहुंचे थे, साथ में लालू भी थे। मांझी जी के जगह पर नेता चुने गए हैं नीतीश कुमार। बिना समय गवाए हुए नीतीश कुमार को आमंत्रित करिए, वोट कराइए। नीतीश के बाद मांझी ने भी राज्यपाल से मुलाकात करके साफ कर दिया कि खेल इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला। 24 घंटा में, 48 घंटा में इस तरह का काम कर लें, हम लोगों को मौका देंगे। आप जितने समय में कहेंगे उतने समय में बहुमत सिद्ध कर देंगे। जिस दिन आप कह दीजिए, अब हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं कि कब आप हमारी शक्ति परीक्षण की बात कहते हैं या बहुमत साबित करने की बात कहते हैं। दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन नीतीश ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर राज्यपाल की तरफ से टालमटोल हुई तो बिहार की लड़ाई दिल्ली पहुंचेगी, राष्ट्रपति के पास। अगर अवसर नहीं मिलता है और टाल मटोल की कोई कार्रवाई किसी भी कारण से, किसी भी परिस्थिति में, दबाव में या जिस कारण से भी होता है, वैसी स्थिति में जो हमारे बहुमत विधायकों की संख्या है उसको दिल्ली में आदरणीय राष्ट्रपति जी के समक्ष हम लोग उसको प्रदर्शित कर देंगे। अब बीजेपी कह रही है कि नीतीश धमकी की भाषा बोल रहे हैं और अगर बहुमत है तो सदन में साबित करेंगे। जिस तरह की भाषा जदयू के नेता बोल रहे हैं ये सही नहीं है। ये महामहिम राज्यपाल पे है। बोमई केस में साफ फैसला है कि राजभवन के दरवाजे पर तय नहीं होगा, सड़क पर तय नहीं होगा, जो बहुमत तय होता है विधानसभा के अंदर। इससे पहले दोपहर में जेडीयू ने मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी से बर्खास्त कर दिया। ये सारी जो स्क्रिप्ट है ऑपरेशन जीतन राम मांझी, ये सब दिल्ली से अमित शाह के इशारे पर की गई है। श्री नरेंद्र मोदी का इसको आशीर्वाद प्राप्त है। कल प्रधानमंत्री से मिलने के बाद जो स्वर जीतन राम मांझी का था, वो लोकतंत्र में कभी किसी अल्पमत के मुख्यमंत्री का नहीं होता है। मांझी जी के साथ 140 विधायक कौन कौन होंगे? कौन कौन होंगे नाम में समर्थन लेके भाजपा से समर्थन के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। बिहार में सियासी क्लाइमैक्स की शुरुआत शुक्रवार से हुई थी, जब मांझी ने नीतीश समर्थक 2 मंत्रियों को हटा दिया था। अगले ही दिन नीतीश ने विधायकों की बैठक बुलाई, जिसमें उन्हें नेता चुन लिया गया। लेकिन मांझी दिल्ली पहुंचे और पीएम से मुलाकात के बाद नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। निकाले हैं न निकाले हैं उसका संवैधानिक पक्ष है, उस पक्ष को हम देखेंगे। अभी पत्र हमको नहीं मिला है, अगर पत्र मिल जाएगा तो उसके वैधानिक पक्ष के आधार पर हम लोग सोचेंगे। मांझी तो गुप्त मतदान के जरिए विश्वास मत कराने की मांग कर रहे हैं, जबकि नीतीश दावा कर चुके हैं कि पार्टी उनके साथ है और वो विधायकों के नेता हैं। दोनों नेताओं के दावों के बाद राज्यपाल ने स्पीकर से भी मुलाकात की। फैसला राज्यपाल को करना है, जो राज्यपालों की कॉन्फ्रेंस के लिए देर शाम दिल्ली जा रहे हैं। जी, तो बिहार में ये सियासी संकट और ऐसे में बड़ी बहस के सवालों पर आइए जरा जल्दी से पहले नजर डालते हैं। पहला सवाल जिस पर हम बात करेंगे, नीतीश ने दलित का अपमान किया है क्या? जिस तरीके से मांझी को न सिर्फ कुर्सी से बल्कि पार्टी से ही बेदखल कर दिया है जेडीयू ने, ऐसे में सवाल अब यह भी कि मांझी की नैया पार लगाएगी क्या बीजेपी? क्योंकि मांझी समर्थक नेता मीडिया के सामने आकर तो इसी तरीके की बात कर रहे हैं। तो आइए जल्दी से आपका तारुफ करा देती हूं मैं। मेरे साथ जेडीयू की तरफ से पवन कुमार वर्मा मौजूद है, साथ ही आरजेडी
आरजेडी के नेता भाई वीरेंद्र हमारे साथ हैं और स्टूडियो में मेरे साथ कांग्रेस नेता चंदन यादव जी हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी भी हमें नजर आ रहे हैं। सुधांशु जी बहुत बहुत स्वागत आपका। पहला सवाल लेकिन मेरा पवन कुमार जी आपसे ही है, क्या दलित का अपमान कर रहे हैं नीतीश कुमार? यही आरोप सीधे मांझी लगा रहे हैं नीतीश पर। ऐसा है कि दलित और महादलित समाज के लिए जितना नीतीश कुमार ने किया है एक सुनियोजित व्यवस्थागत ढंग से, शायद ही किसी नेता ने किया हो। हम जीतन राम मांझी को निकाल रहे हैं महादलित की हैसियत से नहीं, पर क्योंकि वो बीजेपी के कठपुतली बन चुके हैं। ये बात साफ जाहिर रही है कई महीनों से। और उसके साथ साथ क्योंकि बीजेपी की सिर्फ एक मंशा है कि जेडीयू सरकार को अस्थिर करा जाए, उसमें फूट डलाई जाए, उसमें टूट हो, सारी गवर्नेंस और सुशासन बिखर रही थी, भ्रष्टाचार बढ़ रहा था। जो नीतीश कुमार से जुड़ी हुई सुशासन की कहानी थी वो बिल्कुल ध्वस्त हो रही थी। कई बार मांझी जी को समझाने की कोशिश हुई, पर उनको बीजेपी का इतना प्रोत्साहन था और ये बात अब बिल्कुल खुल के सबके सामने आ गई है। तो पर्दे से पीछे बीजेपी उनको कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रही है। ठीक है, सुधांशु जी हमारे साथ मौजूद है। सुधांशु जी, मतलब जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए ये समझिए आप कि सारा खेल जो है वो बीजेपी का है। बीजेपी के हाथ में मांझी की डोर जो कठपुतली की तरह मांझी को इस वक्त नचा रही है। देखिए, अभी आपने ये बात कही कि ये महादलित का अपमान कर रहे हैं, तो मैं एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा। पहली बात तो ये जनता दल यू का नितांत अंदरूनी मामला है जिसका भारतीय जनता पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है। परंतु जीतन राम मांझी जी की जाति क्या है, इस विषय की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभ नहीं की थी। याद करिए, जब नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया था, उन्होंने खुद ढिंडोरा पीट पीट के कहा था कि हमने एक महादलित को बैठाला है और उसको हमने सम्मानित किया है। आज जो उनकी पार्टी उनके साथ कर रही है, और अभी पवन वर्मा जी ने जो बयान दिया कि वो कठपुतली बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी की, इसका मतलब उनको अपमानित, तिरस्कृत और लांछित करने का सिलसिला अनवरत लगातार चलता चला आ रहा है। वो जनता दल यू जो जनता परिवार की एकता का अलंबरदार बनना चाह रहा था, उनकी अंदरूनी एकता छिन्न भिन्न होकर देश के सामने नजर आ रही है। नहीं सुधांशु जी, लेकिन वो मैं अपमान का सवाल लूंगी जेडीयू से, पर आपसे तो मेरा सवाल ये था कि जेडीयू जो आप पर आरोप लगा रही है वो तो सीधे कह रही है ना, मामला सारा बीजेपी से ही लेने देने का है, क्योंकि सारी डोर मांझी की बीजेपी ने अपने हाथ में ले ली है। मैं आऊंगी आपके पास सुधांशु जी। हमारे साथ आरजेडी की तरफ से भाई वीरेंद्र भी मौजूद हैं। आरजेडी की तरफ से तो हमेशा पिछड़ों का नाम लेकर राजनीति होती रही, फिर ऐसे में आप एक महादलित सीएम को हटाने के लिए नीतीश कुमार के साथ क्यों खड़े हुए हैं भाई वीरेंद्र? आप लोग देंगे? ये भी दिए जाओ, चम्मच भी दिए जाओ। देखिए, यहाँ महादलित का मामला नहीं है और न किसी जाति और धर्म का मामला है, यहाँ नीति का मामला है। जिन लोगों हमारी जो सिद्धांत है उस सिद्धांत से जो डिफर करेगा उसके साथ हम नहीं है, कोई जाति और धर्म का आदमी हो। हमारा है सिद्धांत कि जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं, जो उनसे तार जुड़ा रहेगा जिन लोगों का, उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं रहेगा। और इसके पहले तार जुड़े थे कुछ पार्टियों का, तो हमारा उनका आपसी विरोध था, उनके विरोध में हम लोग बैठते थे। लेकिन जिस दिन से वो तार हटा है, हम लोग उनके साथ रहे हैं और उनको हम लोगों ने समर्थन किया है। ठीक है भाई वीरेंद्र, मैं आऊंगी आपके पास। अरविंद कुमार वाजपेयी जी एजेपी नेता इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। अरविंद जी, जिस तरीके से कहा जा रहा है आरजेडी की तरफ से भी और जेडीयू की तरफ से भी कि देखिए महादलित से इसे जोड़कर मत देखिए, तो क्या इसी तरीके से इस मामले को महादलित से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए? क्योंकि मांझी तो कह रहे हैं देखिए दलित का अपमान कर रहे हैं नीतीश कुमार। देखिए, तथ्यों को नकार सकती है बिहार की जनता और पूरे देश की जनता इस बात को समझ रही है कि ये सारा का सारा नाटक किया हुआ नीतीश कुमार जी का है। नीतीश कुमार जी ने जब देखा कि एक रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री बनाना है जिससे कि दलित और महादलित वोट उनके साथ आ जाए, तो एक ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया। और जब उनका मन किया कि उसको प्रताड़ित करने का काम करेंगे, ये बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाएगा। लोक जनशक्ति पार्टी पूरी तरीके से दलित और महादलित मुख्यमंत्री के साथ खड़ी है। और जहां तक सवाल है बीजेपी का, बीजेपी के प्रवक्ता ने बिल्कुल साफ कहा। ठीक है, मैं सुधांशु जी के पास जाऊंगी, लेकिन उससे पहले जल्दी से चंदन यादव जी, कांग्रेस क्यों नहीं साथ दे रही है महादलित सीएम का? अब आप लोग नीतीश के साथ हो गए।
देखिए, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी आज दलित और महादलित की बात करती है। ऐसी पार्टी जो काला कानून, काला अध्यादेश ला करके भूमि अधिग्रहण जो मेन एजेंडा है, ये सिर्फ महादलित, दलित और लोकतंत्र में टोकनिज्म में विश्वास रखते हैं। सवाल आज का ये नहीं है, सवाल ये है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी, अब यहाँ तो सामने हमने तो महादलित सारा सीएम है ना, तो एजेंडा साथ दे दीजिए आप लोग महादलित सीएम का। आप सारा एजेंडा, सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी ने जदयू को समर्थन दे रखा है। ये जदयू का दलगत राजनीति में, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में, ये पार्टी का अधिकार है कि वो नेता कैसे चुने। जल्दी से पवन वर्मा जी के पास में दोबारा से रुक करूंगी। पवन वर्मा जी, देखिए कुल मिलाकर यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये तो जेडीयू का अपना अंदर का मामला है, लेकिन सर सवाल मेरा ये है कि अब जेडीयू कैसे कह सकती है कि देखिए इसे महादलित और दलित के चश्मे से मत देखिए। जो बात सुधांशु त्रिवेदी कह रहे थे कि जब आपने मुख्यमंत्री बनाया जीतन राम मांझी को, उस वक्त तो बाकायदा ढोल यही पीटा गया था कि देखिए महादलित वर्ग से हम ढूंढ कर लेकर आए हैं, ऐसे व्यक्ति को हमने कुर्सी तक पहुंचा दिया है। और अब जेडीयू पलट क्यों रही है अपने स्टैंड से? हमारी इच्छा जब उनको बनाया था यही थी कि एक महादलित वर्ग का आदमी मुख्यमंत्री बने, तो उस वर्ग के लिए भी अच्छा है, प्रदेश के लिए भी अच्छा है, और वो नीतीश कुमार की सुशासन की कहानी आगे चलाएंगे। न उन्होंने कुछ महादलितों के लिए किया, न सुशासन को ही देखा, रोज अटपटे बयान दिए, फिर धीरे धीरे साफ जाहिर हो गया कि वो तो बीजेपी के इशारों पे काम कर रहे हैं, पार्टी के नियंत्रण के बाहर हो गए, अनुशासनहीनता में इंडल्ज करने लगे। उसके बाद विकल्प क्या रहा पार्टी के पास? सुधांशु जी जवाब समझाने की भी कोशिश की। सुधांशु जी जवाब बिहार की कहानी बिखरती दिखाई दे रही थी। ठीक है पवन जी लेते हैं जवाब। सुधांशु जी जवाब दीजिए। देखिए, इस घटना का एक नैतिक पक्ष भी है। जब कुर्सी छोड़ी थी नीतीश कुमार जी ने, तो कहा था 40 में 2 सीटें आ गई, जनता हमारे साथ नहीं रही, इसलिए मैं नैतिकता के आधार पर छोड़ रहा हूं। तो आज कौन सी नैतिकता की परिभाषा बदल गई 7-8 महीने में कि अब आप कुर्सी पाने के लिए बिल्कुल उद्यत हैं? दूसरी बात, जो पुनः एक बार आदरणीय पवन वर्मा जी ने कहा है कि उन्होंने सोचा था कि वो आएंगे और उस अनुसार चलेंगे और उस अनुसार नहीं चलना, यानी ये पुनः एक सामंती अधिनायकवादी मानसिकता है कि एक अति दलित परिवार का व्यक्ति आएगा, यदि वो हमारे हिसाब से चलेगा, जैसे अपने अनुसार चलाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं चलेगा तो हम उसको दूध में मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक देंगे। ये पुनः एक बार उनकी परवर्टेड माइंडसेट को दिखाता है और मॉरलिटी के स्टैंड को ध्वस्त करता हुआ दिखाता है। ठीक है, स्टूडियो में मेरे साथ मेरे सहयोगी विजय विद्रोही भी इस वक्त मौजूद हैं। विजय, आप क्या कहेंगे इस पूरी डिबेट पर? देखिए, मुझे सुधांशु जी से एक सवाल पूछना है कि अब जब मांझी कह रहे हैं कि वो विधानसभा में अपना बहुमत साबित करने के लिए तैयार हैं, तो क्या बीजेपी के 87 विधायक इस महादलित मुख्यमंत्री का समर्थन करेंगे? जवाब दीजिए सुधांशु जी। देखिए, इस विषय पे मैं ये कहना चाहूंगा कि जी, महामहिम राज्यपाल के पाले में गेंद है। राज्यपाल संवैधानिक पहलुओं का ध्यान रखकर जो भी निर्णय लेंगे उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी सभी बिंदुओं पर विचार करके अपना उचित निर्णय नहीं, बहुमत करेंगे। जब राज्यपाल सवाल सीधा है सुधांशु जी, अगर फ्लोर हाउस पर टेस्ट होगा तो बीजेपी क्या दलित मुख्यमंत्री का समर्थन करेगी? जब यह विषय आने तो दीजिए, विश्वास मत या अविश्वास मत का विषय आने दीजिए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से अपना मत तय करेगी। नहीं, अपना तो बताइए ना। आप एक तरफ कह रहे हैं कि महादलित का अपमान हो गया, महादलित का के साथ ये हो गया, और उधर महादलित आपसे समर्थन की उम्मीद कर रहे हैं, तो आप समर्थन करेंगे नहीं करेंगे, इसका जवाब दे दीजिए। मैं बता रहा हूं, देखिए, अभी तक ये जनता दल यू का अंदरूनी मामला है। जिस दिन यह मामला सदन के पटल पर आएगा उस दिन ये जनता दल यू का मामला ना होकर बिहार विधानसभा का मामला हो जाएगा। पवन जी, ये शक्ति परीक्षण के लिए आश्वस्त कैसे नजर आ रहे हैं जीतन राम मांझी? जब पार्टी ने उन्हें बेदखल कर दिया है तो किसके भरोसे हैं? ये सवाल तो बीजेपी से पूछना चाहिए। मांझी जी के पास कुल मिलाकर के 12 एमएलए हैं। आज हमने स्पष्ट प्रदर्शित कर दिया राजभवन में परेड करा करके कि हमारे साथ 130 है। उनके लिखित समर्थन की चिट्ठियां हैं। बाकी जो समर्थन देने वाली पार्टी उन्होंने भी लिखित दे दिया। 130 एमएलए को प्रदर्शित कर दिया। वहां मांझी जी के पास 12 एमएलए हैं, पार्टी से निष्कासित हो गए। अगर ये बीजेपी के सपोर्ट का बगैर दावा कर रहे हैं तो किस बेसिस में कर रहे हैं? उनके समर्थक मंत्री नरेंद्र सिंह ने कहा है
कि हमको नरेंद्र मोदी ने आशीर्वाद दिया है। जी, ये सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ मौजूद है। सुधांशु जी, बड़ा दिलचस्प है, बिहार के नेता नरेंद्र सिंह बाकायदा वो मीडिया के सामने आकर कह रहे हैं कि बीजेपी हमारा समर्थन करेगी, तो बीजेपी के इशारे पर ही मांझी आश्वस्त हैं क्या? देखिए, मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि आप 130 विधायकों की परेड कराएं या जो भी कराएं, सर्वोच्च न्यायालय का एसआर बोम्मई केस में स्पष्ट निर्णय है, मैं कोट अनकोट में कह रहा हूं, उसमें लिखा हुआ है कि किसी भी सरकार का या मुख्यमंत्री का पास बहुमत है या अथवा नहीं, यह सदन के पटल पर ही सिद्ध होगा। और आगे जानते क्या लिखा है? आगे लिखा है, यह किसी व्यक्ति की निजी राय का विषय नहीं हो सकता, चाहे वह व्यक्ति राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। और उत्तर प्रदेश में मैं याद दिलाना चाहता हूं, 22 अक्टूबर 1997 को कल्याण सिंह जी की सरकार बर्खास्त कर दी थी, राज्यपाल रोमेश भंडारी ने इसी आधार पर बहुमत उनके साथ है। सर वो सब पता है, सवाल आपसे ये था राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शन होने के बाद यही कहा गया था कि सदन में अपना बहुमत सिद्ध कर रहे हैं। इतने आश्वस्त मांझी कैसे नजर आ रहे हैं? जहां तक बात है, हमारे 87 एमएलए हैं, मैं यही कह रहा हूं कि यदि बहुमत का आश्वस्त है जनता दल यू को, तो 87 हमारे हैं, वो कह रहे हैं 12 ही है मांझी जी के पास, तो सदन के पटल पर क्यों नहीं आप विश्वास मत करवा लेते हैं? ठीक है पवन जी, देखिए संख्या तो स्पष्ट आपके पक्ष में दिख रही है, भाजपा के साथ आती है और आप कह रहे हैं मांझी जी के साथ 12 है। रोमाना जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं जी, अविश्वास प्रस्ताव कौन लाएगा? देखिए, हमने यही आग्रह किया है महामहिम राज्यपाल से कि आप तुरंत 24 घंटे में और 48 घंटे में सदन के पटल पर इस पे विश्वास मत देख लीजिए किसके पास है बहुमत। ये है कि इसको टाल मटोल करके आप हॉर्स ट्रेडिंग को सीधा न्योता दे रहे हैं और इस षड्यंत्र में बीजेपी शामिल है। मेरे राज्यसभा इलेक्शन में भी ये हुआ जी। बीजेपी कहती रही कि हम हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, पर्दे के पीछे से कुछ बागी नेताओं के साथ उन्होंने पैसा का वो नंगा नाच खेला और तोड़ फरोड़ शुरू कर दी पार्टी के अंदर। सुधांशु जी, आप सुन रहे हैं, आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी एक तरीके से लोकतंत्र का मखौल उड़ाती है। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि जदयू के यह आरोप आधारहीन और अनर्गल है। ठीक है। हकीकत यह है कि जनता दल यू हम पे आरोप लगाने की बजाय यह सोचे कि 2 साल पहले उन्होंने गठबंधन तोड़ा, जब गठबंधन गया तो उन्होंने कहा जनता हमारे साथ है, लोकसभा में दिख गया, जनता चली गई तो उन्होंने कहा नेता और कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। अब नेता और कार्यकर्ता भी छोड़ के जा रहे हैं, तो बेहतर होगा कि आप आत्मावलोकन करिए। गठबंधन गया, जनता गई, नेता और कार्यकर्ता गए। पवन वर्मा जी, आरोप मांझी की तरफ से ये लगाए जा रहे हैं कि देखिए अपने साथियों के साथ मिलकर गरीब को सता रहे हैं नीतीश कुमार। अब सवाल ये कि नैतिकता के आधार पर पहले नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ देते हैं, आगे कर देते हैं जीतन राम मांझी को। अब ऐसा क्या उनके हाथ में चिराग लग गया कि अब दोबारा से उसी कुर्सी पर वो बैठना चाह रहे हैं? क्यों? नीतीश जी को कुर्सी से कोई आसक्ति नहीं, कई बार पहले भी वो त्याग पत्र दे चुके हैं और इस बारी सारे एमएलए के कहने के बावजूद उन्होंने त्याग पत्र दिया, क्योंकि नैतिकता के आधार पर वो उसको अवश्य समझते थे। मांझी जी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया और इस समझ से बनाया कि मांझी जी स्वतंत्र होकर मुख्यमंत्री रहेंगे, पर कम से कम जो बिहार की सुशासन की कहानी उसको आगे बढ़ाएंगे। नहीं, मतलब पवन जी, एक कहावत है सर कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। ऐसे में अब क्या नीतीश कुमार इस सिचुएशन में ही नहीं है कि वो किसी और पर भरोसा कर सके? इसी वजह से अब उन्होंने सोच लिया है कि नहीं, वो खुद ही कुर्सी पर बैठेंगे, किसी और को इस बार आगे नहीं किया नीतीश कुमार ने। क्यों? देखिए, ये बात सच है कि उनके साथ विश्वासघात हुआ। जिस आदमी पर उन्होंने एतबार किया, अगर वो राइवल पार्टी से मिलकर उन्हीं के खिलाफ षड्यंत्र करे तो ये विश्वासघाती कहलाएगा। पर एक बड़े अफसोस की बात है रोमाना जी, बड़े संक्षिप्त में कहता हूं, मांझी जी ने महादलित समाज से होने को एक जरिया बनाया, महादलित समाज के लिए काम करने के लिए नहीं, बल्कि बीजेपी के साथ मिलकर के जेडीयू को अस्थिर करने के षड्यंत्र के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया। ठीक है, विजय विद्रोही भी सवाल पूछना चाह रहे हैं, मैं आ रही हूं विजय आपके पास, लेकिन उससे पहले सुधांशु त्रिवेदी, मतलब समझ रहे हैं आप, जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए एक महादलित, उसने महादलितों के लिए काम नहीं किया, लेकिन उसे इस तरीके से उकसा दिया गया। मतलब एक बार फिर बात जो है जेडीयू की तरफ से वो बीजेपी पर ही डाली जा रही है कि बीजेपी ने ऐसा किया, मतलब छला ठगा बीजेपी ने महादलितों को भी। सुन रहे हैं आप सुधांशु त्रिवेदी?
देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी के बारे में बार बार जदयू के द्वारा जो कहा जा रहा है, तो एक ऐतिहासिक तथ्य बता देना चाहता हूं। जब हमारा जदयू का गठबंधन हुआ 1996 में, तब तत्कालीन समता पार्टी की 7 सीटें बिहार विधानसभा में और भाजपा की 40 सीटें थी। लालू प्रसाद यादव के पूरे 15 साल के दौर में नेता प्रतिपक्ष भाजपा का था। जब पहली बार 99 में कुछ समय के लिए 2001 में ये मुख्यमंत्री बने, तब ज्यादा बहुमत हमारा था। जब तक हमारे साथ रहे बहुमत रहा। विश्वासघात आपने किया, आप हटे, आप 2 सीटों पे आ गए। यथार्थ देखिए ना, विश्वासघात किसने किया? और जब तक भाजपा के साथ रहे झंडा बुलंद रहा। भाजपा से अलग हुए, हालात आपके सामने हैं। मैंने पूरे 16 साल का इतिहास बताया है। पवन जी जवाब देना चाह रहे हैं, मैं उनके पास जाऊंगी, लेकिन उससे पहले विजय विद्रोही का सवाल लेते हैं। जी विजय, बाद क्या सिला दिया था? पवन जी से तो मेरा सवाल यही है कि आप कह रहे हैं कि उन्होंने, जीतन राम मांझी ने विश्वासघात किया, लेकिन मांझी साहब का तो के साथ जो हम चीजें देख रहे हैं कि पहले रबर स्टैम्प की तरह उनका इस्तेमाल करने की कोशिश, फिर जनता दल यू और आरजेडी का आपस में जो महागठबंधन होने वाला था, तब इस तरह की खबरें आई कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री दोबारा बना दिया जाए और लालू प्रसाद यादव की बेटी को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए। यहाँ कोई राय नहीं लिया जाना जीतन राम मांझी से, और बिल्कुल ऐसा समझना कि बिल्कुल कठपुतली की तरह आज हम यहाँ बिठाएंगे, यहाँ बैठ जाएंगे, यहाँ हटाएंगे, वहाँ बैठ जाएंगे। तो ऐसे में जब ऐसी परिस्थितियां उनके साथ क्रिएट की गई, तो फिर उन्होंने जो एक पॉलिटिकल एक नेता को करना चाहिए। बिल्कुल पवन जी, वो कह रहे हैं कि मैंने अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। जवाब दीजिए। मैं विजय जी से एक आग्रह करता हूं, एक आप उदाहरण दे दें जब नीतीश कुमार ने हस्तक्षेप किया हो नीतीश मांझी जी की सरकार के चलने में, या उनको रबर स्टैम्प की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की हो। शुरुआत से ही, और मैं उनके साथ था तब, नीतीश जी ने मांझी जी से कहा, ये अब आपकी कुर्सी है, ये आपका घर है, आप चलाइए, मैं पार्टी की तरफ ध्यान दे रहा हूं। नहीं, लेकिन देखिए जेडीयू की सियासी समझ को लेकर तो सवाल उठ रहे हैं ना, और ये सियासी समझ पर आपके साथी भी सवाल उठा रहे हैं। आरजेडी के भाई वीरेंद्र हमारे साथ मौजूद है। भाई वीरेंद्र, आरजेडी के अंदर भी दो राय सामने निकल कर आ रही है। आप ही के नेता मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं कि देखिए अगर मांझी को हटा दिया तो ये बहुत गलत होगा, बिल्कुल मांझी को नहीं हटाया जाना चाहिए। आरजेडी के नेता कह रहे हैं ये। आज विधायक दल की बैठक है, उसमें हमारे सारे विधायक, माननीय विधायक इंटैक्ट थे और 24 का 24 हमारे थे और सब लोगों ने परेड में शामिल हुआ। और क्या अलग बोलते ये नहीं जानता, लेकिन पार्टी का यहाँ कुछ जी कुछ दिक्कत आ रही है, सही से आवाज नहीं आ रही है भाई वीरेंद्र की। हम बाद में उनके पास जाने की कोशिश करेंगे फिर से। चंदन यादव कांग्रेस की तरफ से मेरे साथ मौजूद है। चंदन, लेकिन सवाल एक बार फिर से कि गठबंधन कर लिया, आप इसी मजबूरी के तहत नीतीश का साथ दे रहे हैं क्या? दिल से मतलब आप भी मांझी के साथ हैं, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं आप? नहीं, सवाल वो नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि कांग्रेस पार्टी को, जदयू को एक वैचारिक समर्थन है ऐसे शक्ति के खिलाफ जो देश को तोड़ना चाहती है। लेकिन जो सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि बच रहे हैं, उससे 2 सवाल है कि ये इनका पूरा एजेंडा सिर्फ महादलित और दलितों के नाम पे टोकनिज्म करते हैं, काला अध्यादेश ला करके जमीन हड़पना चाहते हैं इनके, और 15 लाख उनके अकाउंट में देने के बजाय जनधन योजना में 8,300 करोड़ लाते हैं और 6,300 करोड़ अदानी को दे देते हैं। सियासती महादलित के नाम पर करते हैं, तो अब सवाल ये आप क्यों नहीं खुलकर आते हैं समर्थन में और क्यों नहीं कहते अपने सहयोगी बीजेपी से कि आइए आप भी मांझी का समर्थन करते हैं मिलकर? नहीं, समर्थन से क्या मतलब है आपका? समर्थन देखो, फ्लोर टेस्ट की बात है यहाँ कि कौन मुख्यमंत्री रहेगा कौन नहीं रहेगा, ये फ्लोर टेस्ट तय करेगा। डर है क्या और कि फ्लोर टेस्ट पे हम समर्थन देंगे, ये बात कहने में डर लगता है क्या? बीजेपी ने कहा ये बात को, बीजेपी ने कहा कि जब सिचुएशन आएगी तो हम उस वक्त निर्णय लेंगे। सीधा जवाब नहीं दे रहे, लेकिन अभी हाँ हम समर्थन देंगे, ये कहने में समर्थन का भी प्रश्न ही नहीं होता। गवर्नर साहब जब डिसाइड करेंगे कि नीतीश जी को बुलाना है या मांझी जी को बुलाना है, पर्दे के पीछे की राजनीति है। पासवान जी ने कह दिया कि वो समर्थन देंगे। हमने तो खुल के कहा कि हम लोग हैं मांझी साहब के साथ। दलित हमारा भाई अगर को प्रताड़ित किया जाएगा तो हम पूरे बिहार में क्या पूरे देश में खड़े होंगे। लोक जनशक्ति पार्टी और भारतीय जनता पार्टी बिहार में लोकतंत्र के नाम पर इन्होंने धज्जियां उड़ा रहे हैं। देखिए बिहार की जनता देख रही है, इनको पता है लोकतंत्र दलगत कानून। हम जल्दी से रुक करेंगे। मेरे साथ जेडीयू के नेता केसी त्यागी इस वक्त मौजूद हैं। केसी त्यागी जी, इतना डरा दिया आपने जीतन राम मांझी को कि उन्हें कहना पड़ रहा है कि सीक्रेट बैलेट से वोटिंग कराइए और फिर देखिए मेरी ताकत। ये दबदबा दिखा दिया है क्या? दबंगई दिखा दी है क्या जेडीयू ने जीतन राम मांझी को?
जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री हैं और इस समय वो जो आरोप लगा रहे हैं वो निराशा में हैं, बौखलाहट में हैं। आप जो उनका व्यू पॉइंट है उनको जिस तरह से रख रही हैं, डरा दिया है। ये सब जो हैं अनपार्लियामेंटेरियन हैं, हम इस तरह के लोग नहीं हैं। हमारी लंबी परंपराएं लोकतांत्रिक तरीके से फैसले लेने की जी, ना हम डरते हैं ना डराते हैं। सर सीधे सीधे ये बात कही है जीतन राम मांझी ने कि मैं दलित हूं इसलिए मुझे निशाना बनाया जा रहा है। आगे जीतन राम मांझी ये कहते हैं कि सत्ता के लोभी हैं, सत्ता के बिना रह नहीं सकते नीतीश कुमार, इसलिए मुझे दलित होने के नाते निशाना बनाया जा रहा है, मुझे रबर स्टैंप के तौर पर इस्तेमाल कर रही थी जेडीयू। यहां तक कहा है जीतन राम मांझी ने। अब जवाब दीजिए। जीतन राम मांझी कोई गीता या कुरान है कि जो वो कह देंगे सारा विश्व उसको मान लेगा? जीतन राम मांझी एक पॉलिटिकल आदमी है, वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो प्रधानमंत्री से मिलकर के निकले हैं, बाहर आके कहते हैं कि मैं 36 मिनिस्टर और बनाऊंगा, 2 उप मुख्यमंत्री बनाऊंगा। उनके पास कुछ 12 एमएलए हैं। तो अविवेकपूर्ण उनका वक्तव्य है। मुख्यमंत्री होते हुए उनको पार्टी के अध्यक्ष श्री शरद यादव मीटिंग तय करते हैं, वो मीटिंग में नहीं आते। अब कल को अमित शाह जी अगर कोई मीटिंग बुलाते हैं खट्टर साहब की या आनंदीबेन की और वो जाने से इनकार कर दें तो क्या अमित शाह जी को कार्रवाई नहीं करेंगे? जवाब दीजिए सुधांशु त्रिवेदी। वक्तव्य पढ़कर सुधांशु त्रिवेदी जवाब दीजिए। देखिए, कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री होता है उसकी 2 भूमिकाएं होती हैं, पार्टी का नेता और सदन के पटल पर उस प्रदेश का मुख्यमंत्री। पार्टी के नेता के रूप में पार्टी का अनुशासन उन पर लागू होता है और पार्टी जो कार्रवाई करना चाहे उस पर स्वतंत्र रहती है। पर जहां तक मुख्यमंत्री की बात है, एक बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है बोम्मई केस में कि वह बहुमत रखता है या नहीं। सुधांशु जी आप पहले भी बता चुके हैं, याद दिलाना चाहता हूं। जल्दी से रुक करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी जी, ये नीतीश और मांझी के बीच जो फूट है, इससे महादलित वोट को लेकर बीजेपी किस तरीके का फायदा देख रही है? सर देखिए, हम जात बिरादरी की राजनीति में विश्वास नहीं करते। महादलित का विषय नीतीश कुमार जी ने उठाया था। जहां तक अति पिछड़े और अति दलितों की बात है तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, सर्वप्रथम यह विषय 2001 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय आयोग बनाकर इंप्लीमेंट किया गया था, जब वर्तमान गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। ठीक है, तो यह विषय हमारा बीजेपी की पॉलिटिकल और सोशल कमिटमेंट का विषय। बीजेपी की तरफ से चुटकी ली जा रही है कि देखिए नीतीश कुमार आज जो है वो अपना बोया ही काट रहे हैं। देखिए, विरोधी दल के नाते या प्रतिस्पर्धी दल के नाते उन्हें कोई भी टिप्पणी करने का अधिकार है। श्री राजनाथ सिंह जी भी इस सोशल इंजीनियरिंग के पायनियर रहे हैं और श्री नीतीश कुमार जी भी इस सोशल इंजीनियरिंग के पायनियर रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति को पूरे जाति धर्म समुदाय के साथ जोड़ने का काम कम से कम बड़े चैनलों पे नहीं होना चाहिए। कल्याण सिंह जी यूपी के मुख्यमंत्री थे, वो पिछड़े थे, उनके नाम पे वोट मांगी गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने 2000 में उनको हटाया था, तो क्या सारी दुनिया के पिछड़े खिलाफ हो जाए भारतीय जनता पार्टी? ठीक है, अरविंद कुमार उमा भारती जी थी। जी अरविंद कुमार वाजपेयी जी, आप तो महादलितों को लेकर ही राजनीति करता है आपका दल लोक जनशक्ति पार्टी, तो ऐसे में क्या माना जाए? अब ये जो फूट हुई है, पार्टी ने बाहर कर दिया है जेडीयू ने जीतन राम मांझी को, तो आने वाले वक्त में एलजेपी के साथ देख सकते हैं कि जीतन राम मांझी? पहली बात तो ये है कि हम लोग दलितों की या महादलित की राजनीति करते हैं, ऐसा नहीं है। पासवान जी हमारे नेता हैं, उनकी छवि आप देखिए, उनकी भी छवि विकास पुरुष की रही है। जिस मंत्रालय उनको मिला उसमें सबसे ज्यादा डेवलपमेंट उन्होंने की है और हर वर्ग का वोटर बिहार में क्या पूरे देश में हमारे उन्हें पार्टी में आने का निमंत्रण देगी एलजेपी निमंत्रण देगी या नहीं देगी, कोई आना चाहेगा, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले, उसमें कहाँ है? ये तो उसके ऊपर आने वाले के ऊपर उसकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। और सुधांशु जी, बीजेपी का स्टैंड, क्योंकि सबसे ज्यादा जो अपमान की बात है जीतन राम मांझी की, वो बार बार बीजेपी की तरफ से उठाई जा रही है। तो जीतन राम मांझी के दर्द को इस वक्त सबसे करीब से शायद बीजेपी महसूस कर रही है। तो बीजेपी ने क्या सोचा है जीतन राम मांझी को लेकर आगे, क्योंकि जेडीयू ने बेदखल कर दिया है? देखिए, मैं केसी त्यागी जी की बात के रिप्लाई में एक बात कहना चाहूंगा। कल्याण सिंह जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो हमने उनको पिछड़े के आधार पर नहीं बनाया था। वो परिवर्तन के प्रतीक बनके, राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रतीक बनके बने थे। और जब वो हटे तब भी कल्याण सिंह जी ने नहीं बोला था
कि मैं पिछड़ा हूं इसलिए मुझे हटाया जा रहा है, या अपनी जाति का नाम लेके बोला मुझे हटाया जा रहा है। यहां पर जब जीतन राम मांझी बने तो जदयू ने कहा कि हमने महादलित को बनाया है, और जब उनके हटने का विषय आ रहा तो वो खुद कह रहे हैं मुझे इसलिए हटाया जा रहा है। तो ये दोनों बातें जनता दल यू का अंदरूनी मामला है, लेकिन जनता इसमें हमारी टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। टीका टिप्पणी अंदर से हो रही है, उत्तर प्रत्युत्तर अंतर से चल रहा है। दर्द को बहुत करीब से महसूस कर रही है। सवाल मेरा इसीलिए भाई देखिए, पर जीतन राम मांझी खेमा कह रहा है कि प्रधान समस्या ये है जी 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 सुधांशु जी जल्दी से अपनी बात रखिए। देखिए समस्या ये है कि जनता दल यू पहले गठबंधन का दर्द नहीं समझ पाया, फिर जनता का दर्द नहीं समझ पाया, अब अपने नेताओं का दर्द नहीं समझ पा रहा है, और दर्द का आधार कहीं और ढूंढने का प्रयास कर रहा है। यदि उनकी ऐसी दृष्टि है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो विजय, कुल मिलाकर अब बिहार की सियासत किस दिशा में आगे बढ़ती हुई देख रहे हैं? भाई इनकी तो वो हालत है ना कि मर्ज बढ़ता गया जो दवा की। देखिए मुझे तो लगता है कि अगर नीतीश कुमार इस चीज को अच्छे ढंग से हैंडल कर सकते थे, लेकिन उनको लगा कि शायद जीतन राम मांझी उन्हीं के बनाए हुए तो किसी चीज का विरोध नहीं करेंगे, इसलिए चीजें हाथ से निकल गई। अब बीजेपी के लिए सियासी फायदा तो इसी में है कि ये मामला और ज्यादा खिंचता रहे और ज्यादा रार पैदा होती रहे, ताकि उसके बाद महादलित वोटों का फायदा जीतन राम मांझी को चुनाव से पहले अपनी पार्टी में शामिल करके उठाया जा सके। ये मुझे लगता है कि ये फायदा बीजेपी को चुनावी फायदा हो सकता है। ठीक है, केसी त्यागी साहब, पिछले साल एक फैसला जो जेडीयू की तरफ से किया गया था बीजेपी से अलग हो जाने का, पुराने गठबंधन को तोड़ देने का, उसके बाद जेडीयू की सियासी समझ पर सवाल उठे, और अब जिस तरीके से मांझी वार कर रहे हैं, पलटवार कर रहे हैं नीतीश पर, इससे भी कहीं ना कहीं जेडीयू की सियासत जो है वो कटघरे में है। आप ये मानते हैं? कोई सियासत कटघरे में नहीं है। श्री नीतीश कुमार ने ही ये शब्द बिहार की राजनीति में दिया, महादलित, अति पिछड़े, इन वर्गों का सशक्तिकरण किया। और रामविलास जी को अगर इतनी मोहब्बत थी तो अपने भाई को क्यों भेज दिया था कि उनके खिलाफ? जीतन राम मांझी तो 6 महीने पहले चुनाव लड़े ना लोकसभा का जी, तो उनके खिलाफ अपने भाई को खड़ा होकर उनको क्यों हरा दिया था? अरे लोकतंत्र में एक व्यक्ति को लेकर के ना लोकतंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है। बहुत शुक्रिया हर आदमी किसी के खिलाफ मेरे साथ बने रहने के लिए। और कुल मिलाकर जो बात यहाँ पर कह रहे हैं कि महादलित, ये शब्द भारत की राजनीति को दिया नीतीश कुमार ने, लेकिन सवाल ये कि वो महादलित चेहरा जो सामने रखा देश के नीतीश कुमार ने, आज वही महादलित चेहरा सवाल उठा रहा है नीतीश पर ही कि नीतीश ने दलित का अपमान किया।